हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने लेके आया हूं हिंदी की पहली क्लास। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो आपको पता चलेगा जब आप इस क्लास को पूरा ले लेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं क्लास किस लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि हिंदी मैंने पहले पढ़ा रखी है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा और डीप ले जाएंगे हम, ताकि क्वेश्चन पहले भी बाहर नहीं जाते थे पर अब बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। अगर बहुत डीप से भी पूछा तो भी आप लगा पाओगे बहुत ही आराम से। ठीक है, तो दोस्तों, सामान्य हिंदी नाम होता है इसका। हिंदी नहीं है, सामान्य हिंदी। जो कंपटीशन में आती है, चाहे किसी भी कंपटीशन में आती हो, वो सामान्य हिंदी ही आएगी। ठीक है। अब दोस्तों, एग्जाम्स इसके लिए कौन कौन से हैं, मैंने बहुत थोड़े एग्जाम्स को फोकस करने के लिए लिखा है। जैसे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, जेल वार्डर और फायरमैन। हमारे 3 टारगेट रहेंगे, लेकिन बहुत बच्चे कोई एमपीएसआई की तैयारी कर रहा है, कोई राजस्थान पुलिस की, कोई हरियाणा पुलिस की, कोई किसी की, और कोई यूपी टेट की तैयारी करता है, फिर कोई सुपर टेट की तैयारी करता है। तो बहुत सारे तरीके हैं सी टेट वगैरह के। तो सब में जहाँ भी हिंदी आती है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाना, इंडिया में कोई भी पेपर होता हो हिंदी का, हर जगह इसका क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। मैं सब कुछ कवर करवा के चलूंगा, क्योंकि आजकल छोटे से छोटे लेवल के कंपटीशन में भी आपको हथियार तो बड़े ही उठाने पड़ते हैं। मतलब बहुत अच्छे स्तर की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि पेपर में कब क्या आ जाए कुछ नहीं पता, कि कंपटीशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। चलिए दोस्तों, तो ये तो मैंने लिख दी है बस ऐसे ही, पर आपको पता है जहां आपकी हिंदी आएगी वहां ये सब चीजें आएंगी जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं। सामान्य हिंदी को हम 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। कि सामान्य हिंदी का एक पार्ट होता है व्याकरण, दूसरा पार्ट होता है साहित्य। क्या ये भी आता है कंपटीशन में? बिल्कुल। तो मैं उतना ही पार्ट पढ़ाऊंगा जो कंपटीशन में आता है, वरना तो साहित्य में लोग पता नहीं आईएएस भी बन जाते हैं पूरा मेंस सब्जेक्ट लेकर के। 3 साल उसको बीए में और 2 साल उसको एमए में रगड़ते हैं, तब जाके साहित्य पूरा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे तो साहित्य बहुत बड़ा वाइड क्षेत्र है, लेकिन हम लोग उतना ही करेंगे जो हमारे काम का है। ठीक है, आगे शब्दकोश का क्या है, ये वोकेबुलरी, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना एंटोनिम, सिनोनिम, ऐसे हिंदी में भी होते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, वो सब। ये पोर्शन ज्यादातर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में मिल जाता है, क्योंकि वहां पूरा पेपर इसी में से आता है। ठीक है, वहां इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बात करता हूं। बाकी और जितने भी कंपटीशन है, तीनों में से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, जितने भी कंपटीशन है। एसएससी जीडी सिर्फ इससे बनता है। ठीक है, आगे बात करता हूं दोस्तों, शब्दकोश क्या है, तो किसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहले मैंने शब्दकोश की बात कर ली, नंबर 3 वाले पॉइंट की। तो मैं आपको दिखा देता हूं जो आपके कोर्स में है। तीनों चीजों में आपके कोर्स में क्या है, तो मैं इन टॉपिक वाइज इन चीजों को कराऊंगा। जैसे पर्यायवाची शब्द, हालांकि मैंने 5 वीडियो पर्यायवाची को ऑलरेडी दे रखे हैं, जिसमें 200 से ज्यादा पर्यायवाची कवर हैं। तो आप समझ जाइएगा, उनसे ज्यादा आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, वो ट्रिक से याद कराएं। और पर्यायवाची शब्द बिल्कुल, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सब लोग जानते होंगे। समश्रुति या श्रुति सम भिन्नार्थक, बहुत सारे नाम इसके लिए देते हैं। अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सब तो मैं आपको टॉप कुछ बहुत बढ़िया, बहुत फेवरेट जो है वो आपको करके दे दूंगा। हालांकि इसमें मैंने टॉप 100 छांट के लिख रखे हैं, एक वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, विलोम शब्द टॉप 100 लिख रखे हैं, ये मैंने करीब 200 के आसपास 5 वीडियो में कवर किए हैं। इसको मैंने टॉप 50 लिखा है, इसको भी टॉप 50 लिख रखा है, ये भी टॉप 100। इन पर वीडियो है मेरी, अगर आप सर्च करोगे तो। और ये मुहावरे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये मैंने अभी तक नहीं कराए हैं यूट्यूब पर, अब कराऊंगा इनको भी। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये रटने का काम है। वोकेबुलरी का मतलब होता है रटना, इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। कुछ चीजें होंगी समझने की तत्सम तद्भव में, वहां मैं कराऊंगा इनको अच्छे से, और भी देशज विदेशज में। ठीक है, चलिए आगे पार्ट की बात करते हैं कि वोकेबुलरी यानी रटने वाला काम है सिर्फ ये हिंदी में। आगे बात करूं कि साहित्य, लिटरेचर में आपको क्या करना होगा। भारतीय भाषाओं का कुछ हिस्ट्री है हिंदी की, इससे क्वेश्चन आ जाता है एक आध, तो वो भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है,
कि किसकी लिपि कौन सी है, कौन सी, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कई बार। ठीक है, इसका भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है कि हिंदी कैसे कैसे आई है, किस भाषा, कौन सी भाषा इसकी जननी है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो मैं भी करा दूंगा कि पूर्वी हिंदी क्या है, पश्चिमी हिंदी क्या है, ठीक है, वो सारी पहाड़ी हिंदी क्या है, बिहारी हिंदी क्या है, ठीक है, अवधी, मगधी, वो सारी भाषा वो इसमें ही आती हैं वो सारी चीजें। ठीक है, तो प्रसिद्ध लेखकों, कवियों की प्रसिद्ध कृतियां, कविताएं, उपन्यास तथा उन्हें मिले हिंदी के साहित्यिक पुरस्कार, तो ये सब चीजें भी इसके अंदर, मतलब ये जो टॉपिक है ना, इसको अगर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में बात करूं तो हर पेपर सेट में, जितने भी पेपर सेट हुए, हर किसी में 3 और 4 क्वेश्चन थे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 4, इस टॉपिक से। ठीक है, तो लेखक, उनकी मतलब पुस्तक पूछ ली, इसके लेखक कौन है, ये पुरस्कार, या इस लेखक को कौन सा पुरस्कार इस कृति के लिए मिला, या ये वाला पुरस्कार किस लेखक को मिला और किस कृति के लिए मिला, तो बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने बना दिए। ठीक है, और एक दोस्तों होता है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी एक पैराग्राफ आपको दे देगा, उस पैराग्राफ को समझकर, पढ़कर आपको उस पर आधारित 4-5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये भी आप देखोगे तो यूपी पुलिस में, चाहे एसआई हो, कांस्टेबल हो, और चाहे अब जेल वार्डर का देखने को मिलेगा, तो सब जगह ये आता है। इनकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, अब तक नहीं कराई है यूट्यूब पे, इस चीज की प्रैक्टिस अब कराऊंगा। इस पे आपको वीडियो मिल जाएगी, इस पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं दोस्तों। अब पॉइंट है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हम लोगों को जानना होगा कि मैं कई बार ये कोर्स बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आज पार्ट वाइज करके बताया ताकि आप अच्छे से कवर कर सकें। तो दोस्तों व्याकरणों में इस क्रम में आपको लगभग करवाऊंगा, कोई आगे पीछे भी हो सकता है एक आध चैप्टर। तो वर्णमाला जो मैं आज ही कराने वाला हूँ, शुरुआत भी, और उसका आधा पार्ट आज कर देंगे, आधा पार्ट दूसरी वीडियो में करेंगे। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाचक, तो किसी भी एग्जाम में देख लेना आप, इनसे अलग आपको कोई टॉपिक ही नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी का भी एग्जाम देते हो हिंदी में, और जहां भी हिंदी आएगी ये सब टॉपिक्स हैं। ये जो स्पेशल है, ये यूपी लेखपाल या यूपी SSSC, जहां भी यूपी SSSC में हिंदी आती है तो वहां पर इन चीजों को ऐड कर देता है जो बाकी एग्जाम्स में नहीं होते। ठीक है, तो हालांकि टेट वेट में भी होते हैं, तो ये सब चीजें हालांकि मैंने करा रखी है, मैं और भी करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अब तो ये मैंने पूरा इंट्रो दे दिया कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, और आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की। तो आज इसका एक पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट को सेकंड वीडियो में लेंगे, वरना तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब तक वर्णमाला मैंने एक एक वीडियो में खत्म किया है, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, इसलिए वर्णमाला के भी 2 पार्ट हम लोग करेंगे। चलिए, एक बात आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं इसको करवाने से पहले शुरू। तो दोस्तों कि बहुत बच्चे, देखिए हिंदी की तो आप टेंशन खत्म कर चुके होंगे, अगर मैंने आपको हिंदी शुरू कर दिया है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपको हिंदी में कहीं और या कुछ और पढ़ना पड़ेगा। मॉक टेस्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैं कराऊंगा, सब कुछ टाइम पे होगा। जो भी मॉक टेस्ट मिलेगा आपको फ्री मिलेगा, रोजगार विद अंकित टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, वो आप चाहे डाउनलोड कर लो टेलीग्राम को और उस पर ज्वाइन हो जाओ ग्रुप में। उसमें फायदा ये है कि आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा ढूंढ करके उसमें से, चैनल में से मेरा नाम के आगे मुझे मैसेज आते हैं और मैं टेलीग्राम पे ज़्यादातर रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मेरा व्हाट्सएप ही आपको मिले, तो टेलीग्राम से भी मुझे मैसेज पहुँच सकते हैं। चलिए, दूसरी बात मैं जो कहने वाला हूँ वो ये है कि हिंदी की टेंशन खत्म है दोस्तों। मैथ्स का मैं प्रैक्टिस सेट हालांकि करा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वो प्रैक्टिस सेट सबके पास नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। इसके लिए देखिए, फिजिकल बुक पहुंचाना सबके पास इस लॉकडाउन में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बहुत मुश्किल से मनाया गया है कि भाई जो पब्लिशर है उसको, कि मैं उसको मतलब आप लोगों को एक PDF उसकी प्रोवाइड करवा दूं। तो अब चूंकि उस पर बहुत मेहनत हुई है पब्लिशर की और हमारी, तो उसमें उन्होंने उसको पेड करवाने के लिए बोला है। तो PDF है, 30 रुपये मात्र उसकी कीमत रखी गई है हमारी दोनों की सहमति से।
तो 30 रुपये में आपको वो PDF मिल सकती है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो आप सीधा मतलब उस लिंक पे पहुंच जाएंगे और PDF डाउनलोड हो जाएगी 30 रुपये पे करने के बाद। वो थोड़ा बनता है क्योंकि एकदम से फ्री इसलिए नहीं दे सकते, मतलब पब्लिशर के साथ शर्तों में हम लोग बंधे हुए हैं, वरना तो मैं ऐसे भी आप लोगों को बांट देता, टेलीग्राम पे शेयर कर देता, कोई इशू नहीं था। ठीक है, चलिए, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो PDF मिल जाएगी। तो चलिए, ठीक है, यही जानकारी आपको देनी थी। अब मैं बात करता हूं हिंदी वर्णमाला की। तो दोस्तों, जैसे नाम से स्पष्ट है इस चैप्टर का, वर्णमाला यानी वर्णों की माला। अब वर्णों की माला है तो सीधी सी बात है, वर्णों का जिक्र होगा, वर्ण बहुत सारे इसमें होंगे, उनकी माला बन रही होगी। फूलों की माला की टाइप गोल गोल नहीं, पर वर्ण बहुत सारे हैं इसलिए माला है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं बोलूं कि भाई वर्ण होता क्या है। जब वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्ण, अक्षर, ध्वनि, ये क्या चीज है? ये दरअसल में आप समझिए तीनों एक ही चीज है, तीनों एक चीज है। ध्वनि भी उसको बोलते हैं, वर्ण भी उसको बोलते हैं, अक्षर भी उसको बोलते हैं। क्योंकि देखो, जब शुरू में कभी बोला गया होगा, किसी ने आपस में वक्तव्य स्पष्ट किए होंगे, तो लिखने से पहले कभी ना कभी आवाज निकली होगी, आपको भी पता है, लिखाई तो बाद में शुरू हुई होगी। तो वो ध्वनि, उस ध्वनि का जो लिखित रूप कहा गया वही वर्ण कहे गए। भाई इस ध्वनि को ये ए बोलता है, इस ए को कैसे बनावट प्रदान की जाए, उसी को हमने फिर वर्ण बोल दिया। ठीक है, उसी को हमने फिर अक्षर बोल दिया। बस यही है, पहले ध्वनि आई और ध्वनि से फिर हमने वर्णों को, ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहा जाने लगा, और वर्णों का मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं। तो ये दोनों परिभाषा आप जान सकते हो क्या हो गई, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि। और अक्षर क्या है? अक्षर को मैं बोलने लगूं, इसका शाब्दिक अर्थ लगाऊं, ए छर, ए छर, ए प्लस छर। और छर का मतलब होता है जिसका विनाश ना हो, छर का मतलब होगा जिसका विनाश ना हो। तो यानी जिसका विनाश ना होता हो वो ध्वनि तो निकले ही नहीं निकलेगी, उसका कोई विनाश नहीं होगा, तो वो होता है अक्षर। ठीक है, तो अक्षर हो, वर्ण हो, ध्वनि हो, तीनों बातें मैंने आपको समझा दी। अब दोस्तों, ये लिपि क्या है? अब लिपि, अब देखिए, किसी चीज को, अब मान लीजिए कि हमारे बड़े बूढ़े ऐसे बोलते थे, ऐसे, अब ऐसे बोलते थे, क्या बोलते थे, उस आवाज को कैसे पढ़े, उसको कैसे उनको बताएं बच्चों को कि आपके बड़े बूढ़े कैसे बोलते थे, तो उसको कहीं ना कहीं लिखित रूप में चिन्हित करना होगा। तो जो लिपि है, जैसे हिंदी की आप सब जानते हैं कि ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि है जो हम लिखते हैं, का, खा, गा। तो का की जो आवाज है, क्या की, तो उसका संकेत जो हमने दिया, ये लिपिक चिन्ह कहलाया, लिपि चिन्ह। ठीक है, इसी को हम वर्ण कहने लगे, लिपि चिन्हों को। तो लिपि, जो आपके लिप करते हैं प्रतिक्रिया, आपके होठों से जो भी चीजें बोली जा रही हैं, ऐसे याद रख लेना, वही लिपि होती है। और उसको अगर चिन्ह दे दिया जाए तो एक चिन्ह है, इसी को हम वर्ण बोल देते हैं। तो लिपि, जैसे अंग्रेजी भाषा की कोई लिपि है तो वो रोमन लिपि है, तो हर भाषा की कोई ना कोई लिपि है। रोमन लिपि में 26 अक्षर है, देवनागरी लिपि में आप 52 अक्षर कहते हो हिंदी में। ठीक है, तो वो वही है। तो इसको हम बोलते हैं, जो भी हम अक्षर बना रहे हैं आज, ले लिखा है, पे लिखा है, ई की मात्रा चढ़ाई है, तो ये सब देवनागरी लिपि के कारण ही हम लोग इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को देवनागरी लिपि एक जैसी पढ़ाई गई है। तो हर आदमी इसको लिपि पढ़ लेगा, कोई इसको कुछ और नहीं पढ़ेगा कि बोर्ड ही पढ़ लिया इस लिपि को, कि सबको एक जैसे वर्ण पढ़ा दिए जाए, क्योंकि देवनागरी लिपि सब जगह एक से ही होगी। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई लिपि क्या होता है। और आगे बात करूं दोस्तों, वर्ण लिपि के चिन्हों को ही कहते हैं, वही बात मैंने कह दी है। कुल वर्ण, अगर मैं बोलूं देवनागरी लिपि में या हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो आप लोग कहते हैं कोई 52 कहेगा, कोई 44 कहेगा। तो मैंने आप यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है कि कुल वर्ण तो आप 52 ही कहिए, कुल वर्ण तो आप 52 ही कहिए। ठीक है, क्या 11 स्वर, 33 व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4, उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ, जिसमें बिंदी लगती है वो उत्क्षिप्त व्यंजन है, बाकी डेड है तो इसमें भी आ गए हैं, लेकिन ड और ढ जिसमें बिंदी लगी है वो इसमें आएंगे।
ठीक है, और 2 अयोग हवा होते हैं, अंग और आहा, ठीक है। तो वो सब मिला करके आप देखोगे इन सब का जोड़ तो 52 इस तरीके से बनते हैं। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक तरफ को हटता चलूंगा और आगे बात करूं दोस्तों, एक और स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लो ताकि मैं भूल ना जाऊं। चलिए, तो अब देखिए अक्षर की बात कर रहे हैं तो अक्षर 3 तरह का होता है। इसमें अक्षरों में 3 चीजें आती हैं कि जितने भी अक्षर आपने लिपिक चिन्ह में उससे बनाए, लिपिक चिन्ह जितने भी बनाए वही तो अक्षर हैं, जितनी भी ध्वनियां हमारे मुख से निकली वही तो अक्षर हैं। तो वो 3 तरह से उन अक्षरों को बांट सकते हो, पूरे 3 तरह से। तो उनमें एक तो होते हैं स्वर, उन्हीं अक्षरों को हम बोलते हैं कुछ अक्षरों को व्यंजन, और उन्हीं में से कुछ अक्षरों को हम बोल देते हैं अयोग गवाह। अक्षरों को इनमें का भी, खा भी, अंग भी, आ भी, आ ई उ सब इसमें आ जाएगा। जितने भी आप जानते हो अंग्रेजी के 52 बताए थे, तो ये 52 के 52 को ऐसे तोड़कर लिख दिया गया है। तो स्वरों में, स्वरों की परिभाषा अगर कोई आपसे पूछेगा तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जा सके वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों को और डिटेल में भी जानेंगे, और फिलहाल सिर्फ परिभाषा जान लीजिए सबकी। व्यंजन क्या होता है? जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती हो, या जिन्हें बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़ता हो। क्या ऐसे सहारा लिया जाता है? हाँ, देखिए अगर मैं बोलूं का, खा, गा, तो इनको अगर मैं बोलूंगा का, खा, गा, तो का बोल रहा हूं का, तो इसका मतलब आप ऐसे बोल रहे हो इसको का, ठीक है। खा को अगर बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है खा, ठीक है। अगर मैं इसमें हलंत लगा देता हूं तो तब इसमें ए नहीं है, लेकिन इनमें हलंत थोड़ी ना लगता है। जहां भी हम का, खा, गा लिखे देखते हैं, संस्कृत में आता है हलंत की भाषा। तो हर जगह इनको जब पूरा लिखना है का, खा, गा, तो इनमें ए छुपा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्वरों की सहायता से ही बोले, क्योंकि ए एक स्वर है, ठीक है। अंग्रेजी में जैसे वोवेल कॉन्सोनेंट होते हैं, वहां तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं, और यहाँ एक तीसरी भी है, ठीक है। और तीसरी क्या है? कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो ना तो स्वरों को पूर्ति कर पाई, ना वो व्यंजन की तरह रह पाई। तो ना तो वो पूर्ण रूप से बोली जा सकी स्वतंत्र, और ना उनमें कोई व्यंजन की तरह बुला कि उनमें स्वर लगाना पड़ रहा हो। जैसे अंग में ए नहीं आया बाद में, और आहा में भी ए नहीं आया बाद में, इसलिए हम इनको अलग ही रख देते हैं, क्योंकि ये व्यंजन का काम भी नहीं कर रहे और ये स्वर भी नहीं है, क्योंकि इनकी मात्राएं नहीं होती। स्वर का क्या मतलब है कि जितने भी स्वर होंगे सबकी मात्राएं चढ़ती हैं, आ को छोड़कर, ए को छोड़कर, इसको छोड़कर, क्योंकि ये तो हर किसी में अपने अंदर छिपा हुआ है, ठीक है। इसको छोड़कर जितने भी स्वर आएंगे तो स्वरों को हम मात्राएं भी कहते हैं। किसी भी स्वर को आप ले लो, आ, ई, उ, सबकी मात्राएं तो हैं, ओ, औ, तो इन सबकी मात्राएं चढ़ती हैं। स्वर हिंदी में बने क्यों हैं? मात्राओं के लिए, और कोई इनका यूज नहीं है, ठीक है। आगे देखें, हालांकि पूर्ण अक्षर में भी इनका यूज है, ऐसी बात नहीं, पूर्ण अक्षर भी बनते हैं इनसे, पर मात्राएं तो इन्हीं की चढ़ती हैं, कभी व्यंजनों की मात्राएं नहीं चढ़ती हैं, आप देखते होंगे, ठीक है। चलिए, तो अयोगवा में 2 चीजें आती हैं। इसको हम अंग जो बोलते हैं अनुस्वार है, और आहा को हम बोलते हैं विसर्ग है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा अयोगवा में 2 ही चीजें हैं। तो अयोगवा का चैप्टर में यहीं क्लोज करता हूं और इन दोनों पे आता हूं आगे। आज जो हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ स्वरों को जानेंगे, व्यंजन पर अगली क्लास लूंगा, ठीक है। वर्णमाला पार्ट 2 पर व्यंजन खत्म करेंगे हम। तो दोस्तों, स्वरों की बात करूं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लिखे हैं आपके लिए कि जिनसे सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। वो कैसे आएगा? पहले आप जान लीजिए कि भाई स्वर होते कौन कौन से हैं। ए, आ, ई, उ, इनको एक बार से पढ़ लीजिए और ये सब लोग लिख सकते हो आप। तो अगर कोई पूछे कि स्वरों की कुल संख्या क्या है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट का मौका भी देता हूं कि भाई देखिए, स्वरों के लिखने के आधार पर संख्या कितनी है? 11। अगर कोई पूछे स्वर कितने हैं, तो आप 11 ही बोलना।
लिखने के आधार पर कितने हैं तब भी आप 11 ही बोलेंगे, क्योंकि लिखाई के आधार पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी मैंने लिख दिया है कि स्वरों की कुल संख्या भी पूछेगा तो 11, ठीक है। लेकिन ये आगत स्वर है, आगत का मतलब होता है कि जो बाहर से आया है, जो हमारे पास नहीं था। ये रोमन लिपि से आया है, अर्थात अंग्रेजी भाषा से आया है, ठीक है। ओ बोलते हैं इसको। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे हम लिखते हैं मान लीजिए डॉक्टर, तो डॉक्टर हम इसको बोलते हैं डॉक्टर। हालांकि हमारे यहाँ तो शब्द डॉक्टर था ही नहीं, हमारे यहाँ तो चिकित्सक शब्द था, ठीक है। लेकिन डॉक्टर हम अंग्रेजी वाले को अब ऐसे कैसे बोले, या इसको बोलने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है ऐसा कहो। आप कहो तो डॉक्टर बोला जाएगा, तो ये 2 मात्रा ना चढ़ा दे इस पे, तो अब ये और खतरनाक सा लगने लगता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई हम अंग्रेजी, हमारी भाषा बड़ी उदार है, बड़ी दयालु है हमारी देवनागरी लिपि, सबको एक्सेप्ट कर लेती है। जो जहां से आया, फारसी से भी हमने लिए, तो आपने देखा होगा नुक्ता वाले व्यंजनों में बताऊंगा कि जय में नुक्ता लगता है, आपने देखा होगा जय, गजल, है ना, तो ये थोड़ा जय भारी करके बोलता है, तो वो भी हमने उठाए हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो ये जो लग दिया है, आगत मतलब आया है बाहर से, आगत स्वर। तो आगत स्वर हमारा एक ही है और वो है ओ। तो इसको ओ बोलते हैं। और इसकी मात्रा, क्योंकि ये स्वर है तो मात्रा ही चढ़ेगी, तो डॉक्टर ऐसा लिखना गलत है, तो डॉक्टर को हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पर ये चढ़ा देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, अर्ध चांद, अर्ध चांद हम कहते हैं ना, अर्ध चांद बिंदी। तो ये चांद बिंदी भी नहीं है, चांद बिंदी में यहाँ बिंदी लगानी पड़ती है, तो इसलिए इसको अर्ध चांद भी बोल देते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर, अब ये डॉक्टर ही बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगत स्वर का मतलब समझ में आ गया। लेकिन आगत स्वर को आप अपनी 11 की गिनती से 12 नहीं करोगे, वो आगत है तो आगत ही रहेगा, हिंदी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमने एक्सेप्ट कर रखा है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, पर काउंटिंग नहीं बढ़ाएगा। चलिए, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखना अर्थ के आधार पर 10 इसलिए है क्योंकि इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है वो व्यंजन की तरह आता है, रे, ठीक है, रे। तो रे, री बोलते हैं हालांकि इसको री, तो री में भी तो बाद में ई बुला, मतलब ये तो व्यंजन ही हो गया, क्योंकि जो स्वर की सहायता से बोला जाएगा वो तो व्यंजन ही होगा, अर्थात इसका अर्थ रे की तरह बोलता है, इसलिए ये इसका अर्थ के आधार पर इसको व्यंजन हम बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर इसको हम व्यंजन बोलते हैं। हालांकि इसकी भी मात्रा चढ़ती है, आपने देखा होगा कृपा लिखते हैं हम, कृपा। तो अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा है, तो ये स्वर वाला रे है, याद रखना कि ये रे कौन सा है, स्वर वाला। अब इस मात्रा को कैसे पहचानोगे, क्योंकि री में ये खुद ही मात्रा चढ़ी हुई है, देख लो, तो इसी से लगा लेना कि यही मात्रा होती है, इस री की मात्रा ये है। बाकी आप बहुत ज्यादा जगह देखोगे क्रम लिखा, क्रम, तो ये वाले भी ये मात्रा है क्या, नहीं, ये क्या है, ये व्यंजन है। यूपी पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा रे स्वर है, तो जहां ये मात्रा चढ़ा रखी थी सारे ऑप्शन में, कहीं कर्म लिख रखा था, कहीं क्रम लिख रखा था, कहीं कर्म लिख रखा था, तो कौन से में स्वर चढ़ी हुई है मात्रा, तो आप कहेंगे ये वाली स्वर होती है। बाकी जो भी रे की मात्रा होगी सब व्यंजन होंगे। क्लियर है। चलिए, एक आधा रे पूरा रे भी आता है, वो व्यंजनों में बताऊंगा मैं, आधा रे की मात्रा कौन सी होती है और पूरी रे की मात्रा कौन सी होती है। वैसे आपको सीधी सी बात बोल दूं कि आधी होती है जो ऊपर चढ़े, और जो नीचे चढ़े वो पूरी मात्रा होती है, पूरा रे होता है, अर्थात ये पूरा रे है और ये आधा रे है। क्योंकि आधा रे, आधा मतलब हल्की चीज हम सर के ऊपर रखते हैं और भारी चीज को हम नीचे लुढ़का के ले जाते हैं, तो नीचे चढ़ती है पैरों में वो हमेशा पूरी होगी, और जो आधी होगी वो ऊपर होगी, ठीक है। ऐसे याद रख लेना रे में आधी कौन सी, पूरी कौन सी, ये क्लियर हो गया। व्यंजन कौन सी रे होती है और स्वर कौन सी रे होती है, ये भी क्लियर हो गया। और आगे अब बात कर रहा हूं, और उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, 3। अब ये उत्पत्ति नई सब चीज क्या आ गई, बिल्कुल आएगी, इनको मैं आगे बताऊंगा। अभी जस्ट अगला पेज पलटूंगा तो यही सब लिखा मिलेगा। ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। आगे देखेंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार
तो भी 3 होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और आगे देखेंगे मुंह खुलने के आधार पर 4 तरह के स्वर होते हैं, समव्रत, अर्धसमव्रत, विव्रत और अर्धविव्रत। और आगे देखेंगे होठों के आधार पर भी 2 प्रकार के स्वर होते हैं, वृत्तमुखी और आवृतमुखी। आप कहोगे इन सबको हमें रटना पड़ेगा क्या? नहीं, रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा बहुत अच्छे से, और आप रटने का तो मतलब नाम ही छोड़ दो। मैं यहीं के यहीं वीडियो खत्म होते होते आप सब अपने आप लिख डालोगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका नाम लिखना और फिर अपने आप लिखते चले जाना कि अग्र में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, मध्य में कौन सा। ये तब लिखना जब वीडियो खत्म हो जाए। एक बार आपने बगैर देखे लिख लिए तो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो आगे मैं बढ़ता हूं। स्वरों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, जो भी बता रहा था मैं, 3 प्रकार का होता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर। आपने सुने भी होंगे कि स्वर 3 प्रकार के, मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, एक ही बात है। मूल स्वर कहे, लघु स्वर कहे, ह्रस्व स्वर कहे। लघु इसका नाम जब हम छंद पढ़ेंगे तो इसको लघु बहुत बार बार बोलेंगे कि ये लघु मात्रा है, ये दीर्घ मात्रा है या गुरु मात्रा है। ठीक है, तो लघु स्वर कितने होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूं कि लघु में कौन कौन से आएंगे। जैसे छोटे ही तो वो लघु में आएगी। तो आपको अगर लघु की परिभाषा में बताने लगूं, जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगे वो लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, और ए का बड़ा रूप क्या है? आ, तो वो दीर्घ स्वर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं साथ साथ दीर्घ भी लिखता चलूंगा, आ। और मैं देखूं लघु स्वर छोटी, और दीर्घ स्वर में मैं क्या लिख दूंगा? बड़ी। अब मैं देखूं छोटा ऊ, और दीर्घ स्वर में मैं क्या लिख दूंगा? बड़ा ऊ। दोस्तों री तो हम कहीं लेंगे ही नहीं, क्योंकि री तो व्यंजन का रूप हो गया। हम उन 10 को ही बांटते चलेंगे हर जगह। ठीक है, चलिए तो ए, ई, उ। और आगे बात करूं तो और बताइए छोटा और आपको क्या नजर आता है? री इसमें लिया जाता है, इसमें लेता है, यहाँ भी लघु स्वरों में री की गिनती होती है। चलिए तो यहां पर और क्या बचा? 3। देखिए 4 यहाँ आ गए तो यहाँ 7 आने चाहिए, टोटल 11 है री को मिलाकर। तो अगर मैं देखूं तो इसमें अब बच गए हैं ए, आई, ओ और औ। ये टोटल कितने हैं अगर कोई पूछे तो कुल 7 हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल दीर्घ स्वर बताओ कितने हैं, तो आप कहोगे 7। कुल लघु स्वर बताओ कितने, या ह्रस्व स्वर बताओ, तो 4 हैं। दीर्घ स्वरों की परिभाषा बताऊं, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय में लगे या दुगना समय लगे, उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब दीर्घ स्वर के भी 2 पार्ट हैं, उसको भी बाद में आता हूं। पहले आपको प्लुत स्वर बताता हूं। अब आप कहोगे प्लुत स्वर तो बचे ही नहीं, 4 यहाँ, 7 यहाँ, 11 तो है ही टोटल। तो फिर प्लुत के लिए आप क्या लोगे? तो प्लुत के लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे हम किसी को आवाज मार रहे हैं कि राधा, इस तरीके से, तो वो जो होगा, आ जो आपने खींचा, तो उसको एक प्लुत का साइन दे देते हैं ऐसे, धा। तो ये सब प्लुत है। ठीक है, राधा को आपने प्लुत, क्योंकि आपने यहाँ गैप दे दिया यहाँ। ठीक है, तो जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, या कहिए ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगे, तो वो कहलाता है प्लुत स्वर। ये कोई भी हो सकता है, राधा भी हो सकता है, राम, इस तरीके से। ठीक है, तो जहां हमने खींचा इसको, वहीं पे हम इसका साइन बना देते हैं। ओम, तो ओ के बाद खींचते हैं हम, तो हम इसको ये साइन यहां बना देते हैं, ओम। तो ये सब क्या हो जाते हैं? प्लुत स्वर। ठीक है, और कुछ नहीं है इसका यूज। ठीक है, प्लुत स्वर मेरे ख्याल से अब आपको ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे लघु स्वर, दीर्घ स्वर की। तो दोस्तों लघु स्वर या ह्रस्व स्वर जान लिए कि कौन कौन से होते हैं, इनको रट डालिएगा कौन कौन से हैं वो। ठीक है, और मैं दीर्घ की बात करूं तो ये टोटल हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से? एक मूल दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। और ये जो चीजें हैं चारों, ये क्या है? संयुक्त हैं। तो आप याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त। जो नीचे की लाइनें संयुक्त की है, ओ और औ, ये क्या है? संयुक्त।
और अगर मैं मूल दीर्घ की बात करूंगा, मतलब मूल रूप से जो दीर्घ है, असली दीर्घ तो यही है, क्योंकि इन्हीं के बड़े रूप हैं ये, इसलिए असली दीर्घ यानी मूल, मूल का मतलब होता है असली, मूल संविधान, असल में संविधान जब बना था, बाद तो वो मूल का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब मूल दीर्घ हो जाएंगे आपके आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये आपके मूल दीर्घ है। इसका दूसरा नाम है कि ये सजातीय स्वर, सजातीय स्वर मूल दीर्घ को ही बोलते हैं। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि सजातीय स्वर किसे बोलते हैं, मूल दीर्घ स्वरों को। पहले दीर्घ में जाना है। दीर्घ भी दो टाइप के होते हैं, एक संयुक्त और एक मूल दीर्घ। जो बचे कुचे हैं तो उनको ही हम सजातीय स्वर कहते हैं, याद रखना, ठीक है। सजातीय का मतलब आप ऐसे मान लो, क्योंकि एक जैसी जाति के हैं ये, ए की जाति का ए प्लस है, ई प्लस ए, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, दो बार छोटा ऊ मिला दोगे बड़ा ऊ बन जाएगा, इसलिए इसको सहजाति, एक जैसी जाति के बोल दिया, ठीक है। अब क्या कहें, संयुक्त स्वर। अब इनको संयुक्त क्यों बोला गया, इसका मतलब ये दो चीजों से मिलकर बन रहे होंगे। संयुक्त का मतलब जुड़ाव, ठीक है। तो अब ये दो से किस किस से मिलकर बन रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है अपने आप में कि ए किस किस से मिलकर बना है। तो आप कहोगे ए आई, तीनों को बोल देता हूं मैं, ओ चारों को, सॉरी औ। तो इनको अगर मैं बताऊं ये किस किस से मिलकर बने हैं, तो सब में ए तो होगा ही होगा, ये तो आप ध्यान रख लीजिए कि ए तो सबके साथ होगा। अब देखिए, इसका बड़ा रूप ये होता है और इसका बड़ा रूप ये होता है, तो मेन बात रही इन दोनों को बनाने की। इनके बड़े रूप है, ये तो बहुत आराम से बन जाएंगे, बड़े में छोटा तो आना ही आना है, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि ये ए कैसे बनता है, तो ए बनता है ए ई से मिला के। तो याद रखना, ए और ई को एक साथ मिला दूंगा, ए आई, इनको एक साथ बोलो, ए ई को क्या बन गया, आई। तो आई, आई, तो ये इसका साउंड आएगा। और इसके साथ में क्या मिला दूं, ओ कैसे बनेगा, ओ ऊ, ए ऊ, औ बन गया ना अपने आप। तो ए ऊ के, ए के साथ छोटा ऊ मिलाऊं या बड़ा ऊ मिलाऊं, ओ। इसके साथ छोटा ए मिलाऊं या आ भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए और आ एक ही बात है, वो उसका छोटा रूप, वो उसका बड़ा रूप, छोटी या बड़ी भी मिला सकते हो, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ए और ई मिलने से ए बनता है। अब ये आई कैसे बनेगा, ए के साथ जब मैं इसको मिला दूंगा, छोटा रूप तो शामिल होगा ही होगा, तो अब इसका छोटा रूप इसके साथ मिला दिया जाए तो औ बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम इन चारों का रूप लिख सकते हैं कि संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन सा किसका रूप है या किस किस से मिलकर बना है, ये आप बनाना भी सीख लीजिए। चलिए आगे की बात कर लूं दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है। हर जगह आपको क्वेश्चन तो हर जगह नहीं मिलेगा, पर जब हम थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। और जानने के लिए आपको कुछ रटना नहीं है, मैं सिखाऊंगा। पीछे का जो भी था, पीछे का जो भी था, कोई ट्रिक इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये सब आप जानते हो, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब इसको जो पढ़ा रहा हूं ये बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जीवा के आधार पर, जीवा यानी जीभ, हमारी जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, 3। जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं 3, इसको हम बोलते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये कैसे, जो जीभ के अगले हिस्से से, टॉप से बिल्कुल आगे से बोले जाएंगे वो अग्र स्वर हैं, और जो स्वर कौन से स्वरों में से, जो ऐसे लेकर औ तक थे हमारे 11 के 11 स्वर, उनको बोलने की बात है। री को मैं इनमें से हटा देता हूं, ठीक है। री हमने ह्रस्व में ले लिया, बहुत है, आगे हम री को काउंट नहीं करेंगे कहीं भी, ठीक है, क्योंकि वो व्यंजन का साउंड देता है, स्वर का नहीं देता। चलिए अब मैं बात करता हूं कि दोस्तों, अगर आप देखोगे कि जो जीभ के अगले भाग से बोले जाएंगे वो ये हैं और मध्य भाग से ये है, आप कहो ये कैसे याद होंगे, तो आप खुद बोल के देखो, इसको बोल के देखो तो आपको लगेगा ई मैंने बिल्कुल यहीं रखी थी, मेरे यहीं होठों के नीचे ही, देखो सही बोल के ई,
कुछ जोर पड़ा क्या ई बोलने में? नहीं। ठीक है, ऐसे लगा कि बस बिल्कुल होठों पे ही रखी है, ई ए, कुछ भी नहीं है, आपको जोर ही नहीं लगाना पड़ रहा, क्योंकि ये जीभ के बिल्कुल आगे से आ रहा है, जीभ की कोई पलटी नहीं मार रहे हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब अग्रस्वर आप पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते? बिल्कुल पहचान सकते हो, क्योंकि सबसे कम जोर पड़ रहा है जीभ को बोलने में, जीभ के आधार पर, इसलिए इनको बोला गया है। ठीक है, और अब देखिए, जब मैं मध्य स्वर की बात करूंगा तो मध्य स्वर में एक ही चीज आती है, ए। अब ये ऐसे नहीं बोल रहा कि आगे से बोल रहा हो, थोड़ा सा मुंह में जोर लगाना पड़ रहा है, ए। तो जीभ के बीच वाले पार्ट पर जोर लग रहा है। आप खुद कोशिश करके बोल के देखना तो ज्यादा अच्छे याद होंगे। बोलने में, प्रैक्टिस करने में घर वाले जरूर कह सकते हैं क्या ई आऊ कर रहा सुबह से, कुछ कर पढ़ा भी ले, तो वो तो कोई बात नहीं है, वो जरूर उनको भी पता लगेगा कि हाँ पढ़ रहा लड़का आज। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं पश्च स्वर की, तो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाएंगे। वैसे तो अगर आपने ये दोनों क्लियर कर लिए तो ये तो अपने आप ही बचे कुचे सारे इसमें डाल दो। ठीक है, तो मैं फिर भी बोलता हूं कि पश्च स्वर में जीभ का पिछला हिस्सा, आप देखो आ अंदर से लानी पड़ रही है, ना बीच में जोर लग रहा है ना आगे से आ रहा है। ऊ, ये सब भीतर आत्मा उनसे निकल के आ रहा हो, ऊ, ये तो और अंदर से आ रहा। ओ, औ और औ, तो ये सारे जीभ के पिछले पार्ट से निकल के आ रहे हैं, और ये देख रहे हो ये बहुत ही आगे से निकल के आ रहे थे। तो इन सब को आप एक बार लिखकर खुद समझकर कोशिश करना, तो मुझे लगेगा कि भाई हाँ, अब आप इनको खुद कर सकते हैं। मतलब रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और बोलना है। अब देखिए, आप कहो इसकी नहीं जी कोई ट्रिक बता दो आप हमें, तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी एक ट्रिक, अगर आप भूल जाओ, बोलना आपसे बोला ही ना जाए, तो वैसे चलो बोलना बहुत आसान है, पर कोई नहीं, अग्र को आप अग्रिय करके याद रख लो। अग्रिय, अग्र को क्या करोगे? अग्रिय, अपने आप लगा दो, अग्रिय। ठीक है, तो अग्रिय एक से रहेगा, अग्र तो इसमें है ही, और ई और ए, तो ई और ई, और ए के दोनों रूप और ई के दोनों रूप अग्रिय में आ जाएंगे। तो अग्र से आपको अग्रिय याद रख लेना। अच्छा, अग्र हमने पढ़ा था, तो अग्रिय क्यों पढ़ाया था? अग्रिय से याद आएगा, ई और ए वाले इसके अंदर आ जाएंगे, और मध्य में सिर्फ ए आता है, और बचे कुचे सारे पश्च में ले लेते हैं, तो इसलिए उनकी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि अग्रिय से ही सारी ट्रिक मेरी बन गई। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक भी हो जाएगी। चलिए आगे बात करूं दोस्तों, कि मुख खुलने के आधार पर, यानी मुखाकृति के आधार पर, यह भी पूछा जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4। ठीक है, यह विवृत स्वर किस आधार का पार्ट है? तो आप कहेंगे मुखाकृति के आधार का। तो इस तरह से अगर बहुत गहरा क्वेश्चन उठाया तो इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन ये आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगा। निम्न में से संवृत स्वर कौन सा नहीं है या कौन सा है, या विवृत स्वर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो स्वरों का बिल्कुल किस्सा ही खत्म कर रहे हैं हम, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ही ना आए स्वरों को पहचानने में। तो दोस्तों, संवृत को जानिएगा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि मुखाकृति के आधार पर, अर्थात मुख किसी में थोड़ा खुलेगा इनको बोलने में, किसी में ज्यादा खुलेगा। तो मैं वही बता रहा हूं कि संवृत बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है। आप बोल के देखिए, ई, दांत भींच के भी बोल दोगे, ई ऊ, मुंह बंदी है, आपने खोला ही नहीं। दांत भिड़ा लो, दांत भिड़ा लोगे तो पता लगेगा कि हाँ मुंह बंदी था। ठीक है, और तब भी इनको बोल दोगे, तो इसका मतलब ये संवृत स्वर होंगे जो भी मुंह बंद करके बोले जा सकते हैं। ऐसे याद रख लीजिए। बंद इसमें जो है, बंद से थोड़ा सा ज्यादा खुल जाता है, तो उनको हम अर्ध संवृत, संवृत मतलब बंद, अर्ध संवृत मतलब थोड़ा बंद, ज्यादा बंद नहीं, पूरा बंद नहीं, बहुत थोड़ा सा खुलता है, बहुत थोड़ा सा। तो ये ओ ए ऐसे लगेगा अगले वाले में, पर बोला तो है यार, कुछ तो होठ तो चलाए, इनमें तो होठ ही नहीं चल रहे थे, इसमें कुछ तो होठ चल रहे। ओ ए, थोड़ा मुंह भी खोलना पड़ेगा, दांत भींच के इसको नहीं बोल पाओगे, थोड़ा खोलना पड़ेगा।
तो अर्ध समृत है। और विवृत स्वर जिसमें पूरा मुंह खोलना पड़े, सबसे ज्यादा मुंह इसी अक्षर को बोलने में खोलना पड़ेगा। आ पूरा ही खोलना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें इससे कुछ कम खोलना पड़ेगा, ए ओ, ठीक है। औ तो मतलब इनमें खोलना तो पड़ेगा, पर सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें, फिर इसमें और सबसे कम इसमें। तो इस तरीके से क्रम है। लेकिन अगर मैं इनकी ट्रिक बनाने लगूं, वैसे तो आप मुंह खोल के चेक भी कर सकते हो, पर इतना याद रहता नहीं है किसी को, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत जबरदस्त सी। तो दोस्तों, समृत को सुई से याद रख लीजिए, क्योंकि देखो से समृत है और से सुई तो आप पकड़ सकते हो, समृत से सुई तो पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समृत को आप याद रखना, सुई से कुछ याद करवाया था, बस इतना ध्यान रख लेना, बाकी सब इसमें ही हो जाएगा। तो देखिए, सुई में से तो समृत हो गया, और ऊ और ई दोनों समृत में आएंगे। तो समृत में ऊ और ई के दोनों पार्ट समृत में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। समृत को किससे याद किया? सुई से। अब से तो समृत हो गया, ऊ और ई इसमें आ जाएगा। अब देखिए, यहां पे अर्ध और समृत का मतलब फिर से सुई ले देता हूं, फिर से सुई मारता हूं आपको। आधी सुई, अरे चुभा दू थोड़ी सी, तो कोई किसी ने बोला कि चुभा दू तुझे थोड़ी सी, आधी सुई है, आधी सुई, आधी तो है यार, चुभा ले, कह रहा ओए चुभा मत दीजिए, बहुत चुभती है, ये भी कभी बन रहा हो, ठीक है। सुई है, ओए दूर रहियो। तो ओए वाला आधी सुई को ले जा रहा था उसके पास, और उसने देख लिया, ओए दूर रहे, चुभाएगा क्या। तो वही वाली बात है, आधी सुई को याद रखना ओए से, ठीक है। ओए कह के उसको दूर भगाया था, तो ओ ए। तो इस तरीके से हम अर्ध समृत को, यानी आधी सुई को, समृत मतलब सुई से ही मैंने ऐड कर दिया, तो आधी सुई याद हो जाएगी। और विवृत में जहां पूरा मुंह खुले, और ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, आ, क्योंकि एक ही अक्षर है। और अगर आपने ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया, 4 2 6 1 7, जो 4 बच गए वो इधर आ जाएंगे। और 4 क्यों, री तो हट ही गया, 3 ही आएंगे, पर ये आगत भी इधर ही आ जाता है। तो आगत का भी हमने कैटेगरी बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये 3 ही थे हमारे 10 में से, तो री तो हमने हटा ही दिया, तो आगत को भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो बात क्लियर है। तो मैं समझता हूं कि भाई आप इनको भी अगर लिखना चाहोगे तो याद रखना, ये किसके आधार पर है? मुंह खुलने के आधार पर इनको भी लिख डालिए, समृत, विवृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत, और लिखने की कोशिश करो सबको। तो समृत, अर्ध समृत एकदम लिख दोगे, विवृत पूरा मुंह खुलता है ऐसे। दोस्तों, एक बात और कहूंगा कि ये जो है किताबों में अलग अलग तरीके से दिए हैं, किसी में विवृत में 2 1 और डाल दिए, किसी में अर्ध समृत में 2 1, कोई तो किसी पे मेरा कह रहा है मेरा थोड़ा मुंह तो इसमें भी थोड़ा ही खुला, तो किसी ने और डाल दिया इसमें 1 आध। लेकिन मैंने वो दिया है जो प्रमाणिक बुक्स में दिए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी किताब जो मानी जाती है हिंदी की, उनके आधार पर लिखे हैं ये, ठीक है। नहीं तो किसी किताब में कुछ और यहाँ मिल जाएगा, किसी किताब में यहाँ मिल जाएगा। तो आप इनको गलत ना समझें, कभी कोई कहे कि जी आपने गलत बताया है, कोई कमेंट करेगा इसमें तो ये होता है, तो ये बुक्स का अलग अलग बुक्स कोई राइटर क्या मानता है, कोई क्या मानता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक यही है जो आपको करवाए जा रहे हैं। चलिए आगे बात करता हूँ लास्ट पॉइंट, स्वरों में, और इसके बाद स्वरों में कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, स्वरों में बाद में बस ये बचेगा कि ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं, कंठ से कौन से बोले जाते हैं, कंठ तालु से कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से, मूर्धा से कौन से, वो मैं स्वर और इसका व्यंजन का एक साथ मिला के आपको करवा दूंगा ट्रिक के माध्यम से। तो इसलिए आप उनकी चिंता ना करें, व्यंजन वाली वीडियो में उनका पता लग जाएगा आपको एक साथ सभी का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठ माने होठ होता है, होठ की बनावट के आधार पर इनको लिया गया है। मतलब होठ में बनावट आती है, 2 प्रकार के होते हैं उसमें स्वर, एक तो वृत्तमुखी स्वर और एक आवृत्तमुखी स्वर। जैसे नाम से स्पष्ट है, वृत्तमुखी मतलब मुख पर वृत्त बन जाना, अर्थात बोलते समय होठ वृत्त बनाते हैं, तो ऐसे गोल हो जाएंगे होठ इनको बोलते समय, ऊ
बन गया, देखो होठ का एकदम गोल बन गया, ऊ, ओ, औ। तो होठ एकदम गोल आपके अपने आप ही हो रहे हैं, औ। ठीक है, आप इनको देखो, जहां वृत्त ना बनाए हमारे होठ, जहां होठों का वृत्त ना बने, कोई सा बोल के देख लो, बन रहा है क्या वृत्त? ए, आ, कुछ भी नहीं हो रहा, ई, ए, आई। इनकी क्या ट्रिक बताऊं आपको, कुछ जरूरत नहीं है, तो दो ही तो पार्ट है। आप देख लो, जहां होठों का वृत्त बन जाए, ऊ बन गया, अपने होठों में हाथ लगाओ ऊ बोलते हुए, ना लगे बिल्कुल सुअर का समूह तो बता देना, औ, ओ, औ और औ। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हो जाता है। तो इसका मतलब वृत्तमुखी स्वर आपने पढ़ लिया, आवृत्तमुखी स्वर भी आपने पढ़ लिया, कुल मिला के स्वर एकदम खत्म कर लिया। अब बचता है व्यंजन। स्वरों को इतना डिटेल में शायद ही किसी ने एक वीडियो में बताया हो आपको, पर आज आपको पता लग गया है, बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, पर जब पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चंस को हम छेड़ेंगे। तो अभी व्यंजन की दूसरी वीडियो आनी बाकी है। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, शेयर करना मत भूलिए, वो मुझे उत्साह देता है, मेरा हौसला अफजाई करता है और मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रेरित भी करता है। चलिए, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।